बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। यमन जंग खत्म करने के लिए अलहूसियों और सऊदी ओहदेदारों की खुफिया बातचीत। जेम्स माटिस ने भी की अमन कोशिशों की तायीद। सीरिया के 2 महाजों पर जबरदस्त लड़ाई, हजारों लोग फरार। गौता के 70% इलाके पर सीरियन फौज का कब्जा। तुर्क फौज ने अफरीन के कुर्द मिलिटेंट से कहा हथियार डाल दें। ईरान, रशिया और तुर्की ने कहा सीरिया के इत्तेहाद की तायीद करते हैं। तीनों मुल्कों के लीडर्स 4 अप्रैल को इस्तांबुल में मिलेंगे। इसराइल लबनान के लिए खतरा है, सरहदों पर फौज मजबूत करेंगे। रोम में 40 मुल्कों के नुमाइंदों से साद हरीरी का खिताब। इराक में अमेरिका का फौजी हेलीकॉप्टर तबाह, 7 हलाक। पुतिन के हुक्म पर जासूस को जहर दिया गया, बरतानिया ने लगाया इल्जाम। तनाव और बढ़ा। तेलुगु देशम पार्टी ने आखिरकार बीजेपी से ताल्लुक तोड़ लिया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा आंध्र प्रदेश के साथ नाइंसाफी के लिए मोदी जिम्मेदार हैं। हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। यमन जंग के हवाले से एक अहम खबर आ रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी अरब के ओहदेदारों और अलहूसियों के बीच यमन में 3 साल से जारी जंग को खत्म करने के लिए खुफिया बातचीत हुई। बताया गया कि इस मौके पर लड़ाई को खत्म करने के रास्तों और तजवीज़ों पर गौर किया गया। इस लड़ाई की वजह से 22 मिलियन यमनी इंसानी इमदाद के लिए तरस रहे हैं। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर ने यमन के ओहदेदारों और सफारतकारों के हवाले से ये बात बताई। यमन जंग अब तक एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 लोगों की हलाकत की वजह बनी है। कई लोगों को कहत का सामना है और हैजे और दूसरी बीमारियों की वबा फूट पड़ी है। अलहूसियों के तर्जुमान अब्दुलसलाम ने सऊदी ओहदेदारों से ओमान में मुलाकात की। एक सफारतकार के हवाले से कहा गया कि इस बातचीत में अब्दुर्रब्बू मंसूर हादी हुकूमत का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं हुआ। अलहूसियों और सऊदी इत्तेहाद दोनों में एक समझौता करने की शदीद ख्वाहिश देखी गई। सफारतकारों के हवाले से न्यूज़ एजेंसी रॉयटर ने बताया कि यह बातचीत 2 महीनों से हो रही है। दोनों तरफ से इस रिपोर्ट के बारे में अब तक कुछ नहीं कहा गया है। एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि सऊदी अरब को इस जंग में कामयाबी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं और यमन में कहत और दूसरे मसाइल के लिए सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ऐसे में रियाद के क्राउन प्रिंस और वजीर दिफा मोहम्मद बिन सलमान ने इस जंग को खत्म करने की ख्वाहिश जाहिर की है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने जुमेरात को कहा था कि 22.2 मिलियन लोगों को यमन में फौरी मदद की जरूरत है और ऐसे लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल में यमन में आबादी वाले इलाकों पर बेतहाशा बमबारी और हवाई हमलों की मजम्मत की गई। सिक्योरिटी काउंसिल ने तमाम फरीकों से कहा कि वो सिविलियंस, स्कूलों और हॉस्पिटल्स की हिफाजत करेंगे। अमेरिका के वजीर दिफा जेम्स माटिस ने यमन में सऊदी अरब के फौजी ऑपरेशंस की तायीद की और कांग्रेस के अरकान से कहा कि वो यमन में अमेरिका के रोल को खत्म करने पर दबाव न डालें। जेम्स माटिस ने मिडल ईस्ट से वाशिंगटन वापस होते हुए हवाई जहाज में रिपोर्टर्स से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमें बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिसी सही है। अब बात करते हैं सीरिया की। सीरिया में 2 महाजों गौता और अफरीन में जमकर लड़ाई हो रही है, जिसकी वजह से हजारों लोग फरार हुए हैं। बताया गया कि हालिया दिनों में 50,000 से ज्यादा लोग अपने अपने इलाकों से फरार हुए। सीरिया जंग 8वें साल में दाखिल हो गई है। इस जंग की वजह से तकरीबन 12 मिलियन लोग यानी 1 करोड़ 20 लाख लोग बेघर हुए हैं। गौता के 70% इलाके पर सरकारी फौज का कब्जा हो गया है। सीरिया के गौता से हजारों सिविलियंस फरार हो गए हैं। बताया गया कि 7 साल से जारी लड़ाई में किसी एक दिन में तख्लिया करने वालों की सबसे बड़ी तादाद देखी गई। इस दौरान गौता में हवाई हमले जारी रहे। मजीद हमलों का अंदेशा महसूस करते हुए हजारों सिविलियंस ने हमूरिया इलाके को छोड़ दिया, जहां पर सरकारी फौज और बागियों के दरमियान लड़ाई हो रही है। सीरिया में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने जो लंदन से काम करती है, जुमे को बताया कि कफरबुता इलाके में 41 लोग हलाक हुए, जिसमें 6 बच्चे शामिल है। लड़ाई के दौरान तकरीबन 2
2000 لوگ باغیوں کے کنٹرول والے علاقے سے فرار ہو گئے۔ رشیا کی وزارت دفاع نے بھی اس بات کی تصدیق کی۔ اس سے پہلے خبروں میں کہا گیا تھا کہ 12,000 سے لے کر 13,000 لوگ جمعرات کی رات سے جمعے کی صبح تک فرار ہوئے۔ لوگوں کے فرار کی تصویریں اور ویڈیو سامنے آئے ہیں۔ ان تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کئی بوڑھی عورتیں جو ویل چیئر پر ہیں اور بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ مشکل راستوں کو پار کرتے ہوئے باہر نکل رہے ہیں۔ ہموریا باغیوں کے کنٹرول والا ایک علاقہ تھا، لیکن اب سرکاری فوج نے اسے گھیر لیا ہے۔ ہموریا سے باہر نکلنے والے ایک شخص نے بتایا کہ وہاں پانی اور دوائیں نہیں ہیں۔ لندن سے کام کرنے والی تنظیم نے بتایا کہ 20,000 لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا ہے اور کئی لوگ اس انتظار میں ہیں کہ کب انہیں محفوظ علاقوں کو جانے کا موقع ملے گا۔ اس دوران باغیوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ہموریا پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جو غوطہ کا ایک علاقہ ہے۔ اس سے پہلے 25 امدادی ٹرکس غوطہ کے دوما ٹاؤن میں داخل ہوئے۔ ترکی کی فوج نے افرین میں شلباری کی، جس سے کم 20 لوگ ہلاک ہو گئے۔ ترکی کی فوج نے کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ کرد ملیٹنٹس ہتھیار ڈال دیں۔ اس دوران کردوں کی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ ترک شلباری میں 30 لوگ زخمی ہوئے۔ کردوں کی فوج YPG کے ترجمان نے کہا کہ افرین پر قبضہ کرنے کے لیے ترکی کی فوج شلباری کر رہی ہے۔ ترکی کی فوج نے مقامی لوگوں سے کہا کہ وہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے دور رہیں۔ ترک فوج نے ٹاؤن میں جگہ جگہ ورقیے گرائے، جن میں ملیٹنٹ سے کہا گیا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں۔ ان ورقیوں پر لکھا گیا کہ آپ ہتھیار ڈال دیجئے، اس صورت میں آپ کو ایک پرسکون اور پرامن مستقبل مل سکے گا۔ ترکی جنوری سے افرین میں حملے کر رہا ہے۔ سیریا کے حالات پر نظر رکھنے والی تنظیم نے بتایا کہ افرین سے سینکڑوں خاندان فرار ہو گئے۔ وہ قریبی دیہاتوں کی طرف جا رہے ہیں جہاں سیریا کی سرکاری فوج کا کنٹرول ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے کہا کہ ترکی کی فوجیں اس وقت تک آپریشن جاری رکھیں گی جب تک مشن پورا نہیں ہو جاتا۔ ایران، رشیا اور ترکی نے کہا کہ وہ سیریا کی خود مختاری اور اس کے علاقائی اتحاد کے پابند ہیں۔ قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں تینوں ملکوں کے وزیروں کی میٹنگ ہوئی۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف، رشیا کے سرجی لاوروف اور ترکی کے میولود کاوسوگلو نے سیریا کے حالات پر غور کے لیے یہ میٹنگ بلائی۔ اس میٹنگ کا مقصد 7 سال سے جاری سیریا بحران کا حل تلاش کرنا ہے۔ اس بات چیت میں سیریا کے اپوزیشن اور حکومت کے نمائندوں نے حصہ لیا۔ میٹنگ کے بعد ایک بیان جاری کیا گیا جس میں ایران، رشیا اور ترکی نے کہا کہ وہ سیرین عرب ریپبلک کے علاقائی اتحاد، آزادی اور خود مختاری کے پابند ہیں۔ انہوں نے صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے بات چیت کی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ آستانہ بات چیت اس حوالے سے ایک اہم ذریعہ ثابت ہوئی ہے۔ ترکی، رشیا اور ایران کے لیڈرز کی ایک میٹنگ 4 اپریل کو استنبول میں ہوگی جس میں سیریا کے حالات کا جائزہ لیا جائے گا۔ ترکی کے صدر طیب اردوان اس میٹنگ کی میزبانی کریں گے۔ پچھلے سال نومبر میں سوچی میں ہونے والی میٹنگ کے بعد یہ اس طرح کی پہلی کانفرنس ہوگی۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین، ایران کے صدر حسن روحانی اور ترکی کے صدر ایردوان اس کانفرنس میں حصہ لیں گے۔ رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے کہا کہ دمشق پر حملے کے لیے امریکہ کی دھمکی ناقابل قبول ہے۔ سرجی لاوروف نے آستانہ میں یہ بات کہی جہاں انہوں نے ایران اور ترکی کے وزیروں سے ملاقات کی۔ حال ہی میں امریکہ نے سیریا میں کیمیکل حملوں کے جواب میں ہوائی حملے کرنے کی دھمکی دی تھی۔ عراق کے کردوں نے صدام حسین کے دور میں ان کے خلاف حلبجہ میں کیمیکل حملے کی یاد منائی۔ اس واقعے کو 30 سال پورے ہو گئے ہیں۔ حلبجہ ایران سرحد کے قریب واقع ہے جہاں پر 16 مارچ 1988 کو ایران عراق جنگ کے آخری دنوں میں کیمیکل حملہ کیا گیا تھا۔ اس حملے میں تقریباً 5000 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ 2015 کی ایران نیوکلیئر ڈیل پر دستخط کرنے والے ملکوں کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں حالات کا جائزہ لیا گیا۔ ایران، امریکہ، رشیا، چائنا، برطانیہ اور جرمنی کے نمائندوں کی یہ میٹنگ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ہوئی۔ لبنان کے ساتھ جنگ کی اسرائیل کی دھمکیوں کے درمیان لبنان کے وزیر اعظم سعد حریری نے کہا کہ بیروت اسرائیل کے قریب سرحد پر اپنی فوج کو مضبوط کرے گا۔ انہوں نے دنیا سے کہا کہ وہ لبنان کی فوجوں کی مدد کرے۔ سعد حریری نے یونائیٹڈ نیشنز کے چیف اینٹونیو گوٹریز اور 40 ملکوں کے نمائندوں سے اٹلی کے دارالحکومت روم میں خطاب کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ سعد حریری نے کہا کہ اسرائیل لبنان کے لیے ایک خطرہ ہے، ہم سرحدوں پر زیادہ سپاہیوں کو تعینات کریں گے۔ اسرائیل نے سال 2000 اور 2006 میں لبنان پر حملہ کیا تھا اور 2 جنگیں لڑی تھی جس کا مقصد حزب اللہ کو تباہ کرنا تھا، لیکن حزب اللہ کی طاقت اور بڑھ گئی ہے۔ سعد حریری نے کہا کہ اسرائیل سرحد پر دیوار بنا رہا ہے۔ یروشلم یا بیت المقدس میں اسرائیلی فوج نے پرامن فلسطینیوں پر فائرنگ کر دی اور طاقت کا استعمال کیا جس کے نتیجے میں کم سے کم 30 فلسطینی زخمی ہوئے۔ ریڈ کریسنٹ نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی فوج نے نہتے فلسطینیوں پر آنسو گیس شیلز کا استعمال کیا جس کے نتیجے میں 27 فلسطینی زخمی ہوئے۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے نابلس اور جنین میں جو مغربی کنارے کے ٹاؤنز ہیں کئی لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ عراق میں امریکہ کا ایک فوجی ہیلی کاپٹر تباہ ہو گیا جس سے 7 لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ عراق کے قائم ٹاؤن میں پیش آیا۔ یہ بات معلوم نہیں ہو سکی کہ یہ ہیلی کاپٹر کیوں گرا، لیکن عہدیداروں نے کہا کہ زمین سے کوئی فائرنگ نہیں کی گئی۔ اس ہیلی کاپٹر پر 7 لوگ سوار تھے۔ اس بارے میں اور کچھ نہیں بتایا گیا کہ کیا ہیلی کاپٹر حادثے میں کوئی زندہ بچا ہے۔ عہدیداروں نے کہا کہ علاقے میں کوئی لڑائی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ ہیلی کاپٹر بلیک ہاک کی ایک نئی شکل تھا۔
दुनिया भर से में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे एक्टर इरफान खान को बड़े खतरनाक किस्म का कैंसर हो गया है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल्लाह फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार सुर्खियों के पेश करदा है। मलिका फर्नीचर की क्वालिटी सर्विस के चर्चे। रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी सर्विस और कंफर्टेबल फर्नीचर के लिए सिर्फ मलिका फर्नीचर, होटल वॉल्टा, मोगलपुरा, हैदराबाद। यमन जंग खत्म करने के लिए अलहूसियों और सऊदी ओहदेदारों की खुफिया बातचीत। जेम्स मार्टिस ने भी की अमन कोशिशों की ताईद। सीरिया के 2 महाजों पर जबरदस्त लड़ाई, हजारों लोग फरार। गौता के 70% इलाके पर सीरियन फौज का कब्जा। तुर्क फौज ने अफरीन के कुर्द मिलिटेंट से कहा हथियार डाल दें। ईरान, रशिया और तुर्की ने कहा सीरिया के इत्तेहाद की तायीद करते हैं। तीनों मुल्कों के लीडर्स 4 अप्रैल को इस्तांबुल में मिलेंगे। इसराइल लबनान के लिए खतरा है, सरहदों पर फौज मजबूत करेंगे। रोम में 40 मुल्कों के नुमाइंदों से साद हरीरी का खिताब। इराक में अमेरिका का फौजी हेलीकॉप्टर तबाह, 7 हलाक। पुतिन के हुक्म पर जासूस को जहर दिया गया, बरतानिया ने लगाया इल्जाम। तनाव और बढ़ा। तेलुगु देशम पार्टी ने आखिरकार बीजेपी से ताल्लुक तोड़ लिया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा आंध्र प्रदेश के साथ नाइंसाफी के लिए मोदी जिम्मेदार हैं। हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। नॉर्थ कोरिया के वजीर खारजा ने स्वीडन की वजीर आजम से स्टॉकहोम में मुलाकात की। ऐसी खबर है कि स्वीडन नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के दरमियान बातचीत की मेजबानी कर सकता है। वजीर आजम के तर्जुमान ने यह बात बताई। स्वीडन नॉर्थ कोरिया में अमेरिका के मफादात की निगरानी करता है क्योंकि अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के दरमियान कोई सिफारती ताल्लुकात नहीं है। यह मुलाकात नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान छोटी मुलाकात की तैयारियों का हिस्सा है। जर्मनी के वजीर दाखिला ने कहा कि इस्लाम का जर्मनी से कोई ताल्लुक नहीं है। वजीर दाखिला बासित सैफर ने एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि जर्मनी की सूरतगरी ईसाइयत ने की है। उनके इस बयान से मुसलमानों के खिलाफ जज्बात बढ़ने का अंदेशा पैदा हो गया है। बरतानिया ने इल्जाम लगाया कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बरतानिया में रशिया के साबिक जासूस को जहर देने का हुक्म जारी किया। बरतानिया की हुकूमत के इस बयान से दोनों मुल्कों के बीच तनाव और बढ़ गया है। बरतानिया की हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान है कि पुतिन ने खुद इस कार्रवाई का हुक्म दिया था। ये इल्जाम एक ऐसे वक्त लगाया गया जब अमेरिका ने रशिया के खिलाफ कई पाबंदियां लगाई हैं। अब वक्त हो गया इंडिया की कुछ खबरें देखने का। तेलुगु देशम पार्टी ने बीजेपी के साथ आखिरकार अपना रिश्ता तोड़ लिया है और एनडीए से बाहर निकलने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए यह ऐलान किया। तेलुगु देशम पॉलिट ब्यूरो की एक मीटिंग जुमे की शाम होने वाली थी, लेकिन उसे दिन में बुलाया गया। बाद में चंद्रबाबू नायडू ने अरकान पार्लियामेंट के साथ टेली कॉन्फ्रेंस की और उन्हें इस फैसले से वाकिफ कराया। उन्होंने अरकान पार्लियामेंट से कहा कि वो मरकजी हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करे। नायडू ने कहा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा ना दिए जाने के खिलाफ होनी चाहिए। उन्होंने अरकान से कहा कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए हम ख्याल जमातों के साथ मिलकर काम करें। चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी सदर अमित शाह को खत लिखते हुए ताल्लुकात तोड़ने की वजूहात बताई। इससे पहले तेलुगु देशम पार्टी ने जुमेरात को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत के खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की नो कॉन्फिडेंस मोशन की तायीद का ऐलान किया था। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उनकी पार्टी ने इत्तेहाद में बरकरार रहने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की, लेकिन हुकूमत ने आंध्र प्रदेश के जज्बात को नजरअंदाज कर दिया।
तेलुगु देशम पार्टी के रुकने पार्लियामेंट नरसिम्हन ने लोकसभा सेक्रेटेरिएट को एक खत लिखते हुए हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर दी। लोकसभा में आंध्र प्रदेश की पार्टियों की तरफ से एनडीए हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की नोटिसों पर कार्रवाई नहीं हो सकी। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि ऐवान में कोई नज्म नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने दिन भर के लिए कार्रवाई मुलतवी कर दी। एनडीए हुकूमत के 10 तेलुगु देशम पार्टी के रुकने पार्लियामेंट टी नरसिम्हन ने लोकसभा सेक्रेटेरिएट को खत लिखते हुए हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर दी। लोकसभा में आंध्र प्रदेश की पार्टियों की तरफ से एनडीए हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की नोटिसों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि ऐवान में कोई नज्म नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने दिन भर के लिए कार्रवाई मुलतवी कर दी। एनडीए के 4 साल दौर में यह पहला मौका है जब हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश की गई है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और तेलुगु देशम ने ये नोटिसें पेश की। चंद्रबाबू नायडू ने एक दिन पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर गुस्से का इजहार करते हुए इल्जाम लगाया था कि उनके और उनकी पार्टी के खिलाफ दूसरे लोगों को उकसाया जा रहा है। उन्होंने जनसेना लीडर पवन कल्याण की तरफ से लगाए गए करप्शन के इल्जामात का जवाब देते हुए ये बात कही थी। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश से नाइंसाफी के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान बीजेपी ने कहा कि तेलुगु देशम ने 2019 में अपनी शिकस्त का अंदाजा कर लिया है। पार्टी ने कहा कि आंध्र प्रदेश बीजेपी के लिए अगला त्रिपुरा साबित होगा। बीजेपी लीडर नरसिम्हा राव ने कहा कि रियासती हुकूमत और तेलुगु देशम पार्टी को अवाम की मुखालिफाना लहर और जज्बात का अंदाजा हो गया है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की टीआरएस ने कहा है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन की तायद नहीं करेगी। टीआरएस पार्लिमानी पार्टी के लीडर और जनरल सेक्रेटरी केशव राव ने नो कॉन्फिडेंस मोशन को एक सियासी हरबा और सियासी चाल करार दिया। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों ने हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की तायद का ऐलान किया है, लेकिन इस बात का इम्कान नहीं है कि इससे हुकूमत को कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि मोदी हुकूमत को लोकसभा में जबरदस्त मेजॉरिटी हासिल है। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत के खिलाफ तेलुगु देशम पार्टी की नो कॉन्फिडेंस मोशन की तायद का ऐलान किया है। इस दौरान कई मसाइल पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा में गड़बड़ हुई और कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने अहम ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। अरविंद केजरीवाल ने ड्रग्स के इल्जामात के सिलसिले में अकाली दल लीडर विक्रम मजीठा से माफी मांगी थी। सबसे पहले भगवंत मान ने, जो पंजाब यूनिट के सदर हैं, इस्तीफा दिया। उसके बाद उनके नायब सदर ने भी इस्तीफा दे दिया। पॉप सिंगर दलेर मेहंदी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस के सिलसिले में 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई। ऐसा इल्जाम है कि वो अपनी म्यूजिक ट्रूप के साथ लोगों को भारी पैसा लेकर बैरूनी मुल्कों में ले जाते थे। पटियाला की एक अदालत ने उन्हें मुजरिम करार दिया और सजा सुनाई, लेकिन 1 घंटे के अंदर ही उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक झड़प में 2 मिलिटेंट्स हलाक हो गए। बताया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के एक रुकन का हथियार छीनकर भागने की नाकाम कोशिश की गई, जिसके बाद यह एनकाउंटर हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि मिलिटेंट्स ने एक बीजेपी लीडर के सिक्योरिटी ऑफिसर से हथियार छीनने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने मिलकर एक ऑपरेशन शुरू किया। एनकाउंटर के मकाम से 2 लाशें और हथियार जब्त किए गए। बॉलीवुड अदाकार इरफान खान ने कहा है कि उन्हें ट्यूमर हो गया है। 51 साल अदाकार ने ट्विटर पर इस बात की तस्दीक की। अदाकार ने इससे पहले कहा था कि उन्हें एक ऐसी बीमारी हुई है जो बेशुमार लोगों में से किसी को होती है। इस ट्यूमर का इलाज कराने के लिए वो मुल्क से बाहर जा सकते हैं। इरफान खान ने बताया कि उन्हें न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर हो गया है। ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर एक रेयर किस्म का कैंसर है जिसमें जिस्म के कई हिस्से मुतासर होते हैं। इरफान खान ने ट्विटर पर कहा कि न्यूरो का मतलब हमेशा दिमाग नहीं होता और गूगल पर जाने से हमेशा बेहतरीन मालूमात हासिल नहीं होती। इस बीमारी में बाज़ टिश्यूज अजीब ढंग से बढ़ने लगते हैं और नर्व सेल्स पैदा करते हैं। ऐसे ट्यूमर ज़्यादातर पेट, फेफड़ों, पैंक्रियास वगैरह में होते हैं या फिर जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब होंगे। बहरहाल क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। यमन जंग खत्म करने के लिए अलहूसियों और सऊदी ओहदेदारों की खुफिया बातचीत। जेम्स मार्टिस ने भी की अमन कोशिशों की तायीद। सीरिया के 2 महाजों पर जबरदस्त लड़ाई, हजारों लोग फरार। गौता के 70% इलाके पर सीरियन फौज का कब्जा। तुर्क फौज ने अफरीन के कुर्द मिलिटेंट से कहा हथियार डाल दें। ईरान, रशिया और तुर्की ने कहा सीरिया के इत्तेहाद की तायीद करते हैं। तीनों मुल्कों के लीडर्स 4 अप्रैल को इस्तांबुल में मिलेंगे।
اسرائیل لبنان کے لیے خطرہ ہے، سرحدوں پر فوج مضبوط کریں گے، روم میں 40 ملکوں کے نمائندوں سے سعد حریری کا خطاب۔ عراق میں امریکہ کا فوجی ہیلی کاپٹر تباہ، 7 ہلاک۔ پوٹین کے حکم پر جاسوس کو زہر دیا گیا، برطانیہ نے لگایا الزام، تناؤ اور بڑھا۔ تیلگو دیشم پارٹی نے آخرکار بی جے پی سے تعلق توڑ لیا، چندرا بابو نائیڈو نے کہا آندھرا پردیش کے ساتھ ناانصافی کے لیے مودی ذمہ دار ہیں، حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس موشن۔ یہ تھی آج کی خبریں، ہم شیجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔